नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एसएससी एमटीएस 2024 के तैयारी के क्रम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का लगातार एनालिसिस कर रहे हैं। इसी क्रम में आज आप लोगों के लिए 6/9/2023 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों, जिसमें मैं जीके जीएस एवं करेंट का एनालिसिस करता हूं और अपडेट करके देता हूं। दोस्तों, सेट कभी कभी आने में लेट हो जाता है, इसके लिए सॉरी, क्योंकि ड्यूटी भी करना पड़ता है और तबीयत भी बीच में थोड़ा ख़राब हो गया था। लेकिन फिर भी आप लोग बने रहते हैं चैनल पे, उसके लिए धन्यवाद। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। किस वर्ष पाकिस्तान ने कबड्डी विश्व कप जीता था? ये कबड्डी विश्व कप पाकिस्तान जो जीता था सर्कल स्टाइल का, तो ये 2020 में जीता था। दोस्तों, ऐसे कबड्डी का जितना भी विश्व कप हुआ है लगभग सभी में भारत विजयी रहा है। अगर पूछे कि सर्कल स्टाइल का कबड्डी विश्व कप किसने जीता, तो 2020 में पाकिस्तान ने जीता था। दोस्तों, वर्ल्ड लेवल पर कबड्डी को रेगुलेट करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी संघ की स्थापना 2004 ईस्वी में हुई थी। उसी समय एक विश्व कप हुआ था और उस विश्व कप को भारत ने जीत लिया था। इस तरह से जैसे आईपीएल होता है, उसी तरह से भारत में प्रो कबड्डी लीग होता है। भारत में प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत 2014 में हुई थी और जब इसका स्थापना हुआ था उस समय जयपुर पिंक पैंथर ने यह टाइटल जीत लिया था। पहला सीजन कबड्डी का, जैसे आईपीएल का पहला सीजन राजस्थान रॉयल जीता था, उसी तरह से ये जयपुर पिंक पैंथर। जबकि अभी हाल फिलहाल में 10वां प्रो कबड्डी लीग हुआ था, 10th लेवल का प्रो कबड्डी लीग हुआ था। इसमें विजेता पुनेरी पल्टन रहा, जबकि उप विजेता हरियाणा स्टीलर्स रहा। इसको याद रखिएगा। 9वां एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023, 9वां एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 कहाँ हुआ था? तो दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में हुआ था और इसका विजेता भारत रहा था। इंडिया ने किसको हराया था? ईरान को हरा के। इंडिया ने ईरान को हरा के यह पुरस्कार जीत लिया था। दोस्तों, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कबड्डी के प्रत्येक पक्ष में खेले जाने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2023 में मुंबई इंडियंस ने किस टीम को हराकर महिला प्रीमियर लीग जीती? महिला प्रीमियर लीग WPL मार्च 2023 में, जैसे आईपीएल होता है उसी तरह से WPL हुआ, जिसमें मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हरा के यह टाइटल जीत लिया। तो इस चीज को याद रखेंगे। WPL या आईपीएल को रेगुलेट कौन करता है दोस्तों? तो भारत में BCCI संस्था करती है। BCCI संस्था की स्थापना 1928 में हुई और इसके अध्यक्ष भी रोजर बिन्नी साहब हैं, जबकि सचिव जो हैं जय शाह हैं, अमित शाह के बेटे जय शाह। जैसे WPL है उसी तरह से आईपीएल है। आईपीएल की शुरुआत आप लोग सब जानते हैं 2008 में हुआ था और पहला आईपीएल जीता था राजस्थान रॉयल ने। अभी वर्तमान में 17वां आईपीएल 2024 हुआ था, जिसमें टोटल 10 टीम ने भाग लिया था और विजेता हमारा KKR रहा था। कोलकाता नाइट राइडर ने किसको हराया था? सनराइजर्स हैदराबाद को। कितने विकेट से? 8 विकेट से हराया था। इसमें विराट कोहली साहब जो थे वो 741 रन बनाए थे, जबकि हर्षल पटेल जी 24 विकेट लिए थे आईपीएल में। ये आईपीएल से जुड़ा इतना फैक्ट आप लोग पक्का याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको छोटा करते हैं, नहीं तो अटेगा नहीं। डैश का सोंगी मुखौटे नृत्य, कहाँ का सोंगी मुखौटे नृत्य? तो याद रखिएगा यहाँ से कि महाराष्ट्र में होता है सोंगी मुखौटे नृत्य। ये क्या करता है? तो असत्य पर सत्य के जीत का जश्न मनाया जाता है इसमें। और इस नृत्य का नाम 2 नृत्य कलाकार द्वारा पहने जाने वाले 2 शेर के मुखौटों से लिया गया है, जो भगवान विष्णु के एक पहलू नरसिम्हा को दर्शाता है। नरसिम्हा भगवान जो है विष्णु के अवतार हैं,
जो प्रहलाद को बचाए थे। तो कहा जाता है कि महाराष्ट्र का सोंगी मुखवटे नृत्य है। ये नृत्य जो बता रहा था डिस्क्रिप्शन में कि इसमें असत्य पर सत्य का जीत होता है और नरसिम्हा भगवान को दर्शाया जाता है, किस नृत्य में? तो वही सोंगी मुखवटे नृत्य में। कहाँ किया जाता है? महाराष्ट्र में किया जाता है। भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 8 है। जैसे मणिपुर हो गया, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी हो गया, तमिलनाडु का भरतनाट्यम हो गया, केरल का मोहिनी अट्टम हो गया, कथकली हो गया, उत्तर भारत का कथक हो गया, खास करके यूपी में मनाया जाता है, असम का सतारिया। नया शास्त्रीय नृत्य जो है अभी हमारा असम का सतारिया बना हुआ है। तो गुजरात में देखिए लोक नृत्य के परंपरा के तौर पर डांडिया, गरबा ये सब खेला जाता है। झारखंड में सोहर, कर्मा ये सब किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुंबई से गोवा के बीच भारत के पश्चिमी तट के विस्तार को डैश के रूप में जाना जाता है। बोला मुंबई से गोवा के बीच भारत के पश्चिमी तट के विस्तार को क्या जाना जाता है? तो कोंकण तट बोलते हैं। इसको समझते हैं हम लोग एक मैप के माध्यम से, और इसको रटने का प्रयास कीजिएगा। यहां से दोस्तों स्टार्ट करते हैं, इसको पॉइंट मान लेते हैं। यहां से मान ले तमिलनाडु से स्टार्ट करके आंध्र प्रदेश तक के जाते हैं। इस तट को, पूरे तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। कोरोमंडल तट जो तमिलनाडु से स्टार्ट होकर आंध्र प्रदेश तक जाता है। आंध्र प्रदेश से उड़ीसा तक के तट को बोला जाता है उत्कल तट। उत्कल तट। और उत्कल तट के ऊपरी भाग को, जो पश्चिम बंगाल के आसपास का सटा एरिया है, उस तट को उत्तरी सरकार तट भी बोलते हैं। बहुत बार सेट में पूछा जाता है एग्जाम में, उत्तरी सरकार तट, तो इसको याद रखेंगे। यहां केरल के तट को दोस्तों, कर्नाटक, केरल से कर्नाटक तक के तट को मालाबार तट बोलते हैं। मालाबार तट। जबकि कर्नाटक से गोवा तक के तट को बोलते हैं केनरा तट। और गोवा से लेके मुंबई तक के तट को बोलते हैं कोंकण तट। और मुंबई से गुजरात वाले तट को बोलते हैं काठियावाड़ तट। काठियावाड़ तट। तो इस हमेशा पूरे तट क्लियर हो गया, यहां पे पूरा रट लीजिएगा। भारत में जो है ये सब प्रमुख तट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर दक्षिण गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग का एक हिस्सा है, वह भारत के निम्न किन शहरों को जोड़ता है? तो दोस्तों उत्तर दक्षिण गलियारा स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग के अंतर्गत आता है, जो श्रीनगर और कन्याकुमारी को आपस में जोड़ता है। दोस्तों स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग क्या है, इसको समझते हैं हम लोग। तो भारत की सबसे बड़ी एवं विश्व की 5वीं सबसे बड़ी महाराजमार्ग योजना है, जिसे 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के दिशा निर्देश में बनाया गया था। उन्हीं के प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए ये निर्माण हुआ था। और ये भारत के टोटल 13 राज्यों से होकर गुजरती है। ये स्वर्णिम चतुर्भुज क्यों कहा गया? क्योंकि ये भारत के 4 बड़े शहरों को चतुर्भुज नुमा जोड़ती है। भारत के दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई, ये चारों शहर को आपस में जोड़ती है। देखिए मान लीजिए यहाँ पे ए बिंदु के पास कलकत्ता है, बी बिंदु के पास दिल्ली है, सी बिंदु के पास मुंबई है और डी बिंदु के पास चेन्नई है। तो ये चतुर्भुज हो गया दोस्तों, चतुर्भुज आकार। और इसी क्रम में सभी राज्यों से होकर गुजरती है, टोटल 13 राज्य से होकर गुजर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नंद बाबा दुग्ध मिशन स्टार्ट किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने दुधारू पशुओं के क्षेत्र में बहुत काम किया है और किसान के क्षेत्र में। इसी क्षेत्र में नंद बाबा दुग्ध मिशन एक था। एक और याद रखिएगा, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। इसमें भी गोवंशीय पशु के देखभाल के लिए एवं किसानों की
आय को दुगना करने के क्रम में दूध का क्या योगदान है, उसके लिए नंदनी कृषक समृद्धि योजना लॉन्च किया। नंदनी या नंद बाबा ऐसा क्यों किया जाता है? नंद बाबा क्योंकि गाय का देखभाल करते थे, इसलिए इनके नाम पे खोला जाता है। नंदनी कामधेनु गाय थी जो कि मतलब मन में सोचा हुआ, समुद्र मंथन से, हमारे शास्त्रों के अनुसार समुद्र मंथन से कामधेनु गाय निकली थी और उसकी बेटी का नाम नंदनी था, जो कि एक अपनी माँ से भी ज़्यादा दूध देती थी और मनोकामना पूरा करती थी। इस नंदनी गाय के नाम से ही इसे नंदनी करके योजना निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। बहुत बार दोस्तों हमारे धर्म शास्त्रों से वगैरह से पूछ लिया जाता है बहुत सारे क्वेश्चन, तो इसलिए इस सब चीज़ को भी याद रखिएगा। सामाजिक सुधारों के उद्देश्य से रस्त गुफ्तार नामक पत्रिका किस समुदाय के लिए शुरू की गई थी? कहा जाता है कि सामाजिक सुधार के उद्देश्य से रस्त गुफ्तार कौन समुदाय के लिए शुरू किया गया था? तो पारसी समुदाय के लिए शुरू किया गया था। यानी कि शॉर्ट में याद रखेंगे कि रस्त गुफ्तार का संबंध किस धर्म से है? तो पारसी धर्म से है। कौन किया था इसको स्टार्ट दोस्तों? 1854 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी। कभी कभी कुछ लोग कमेंट करते हैं क्वेश्चन छोटा का, आराम से मैं बहुत कस के बोलता हूं, इसलिए सुन लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बात ज़्यादा बड़ा करूंगा तो पूरा स्क्रीन में नहीं आ पाएगा दोस्तों, इसलिए समझना, हम लोग को समझ के चलना है, अपना सीख के चलना है। ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो एक बहाना है कि इस तरह से क्वेश्चन आता है, उसके माध्यम से हम लोग डिटेल और अपडेट कर रहे हैं। 1854 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा रस्त गुफ्तार नामक पत्रिका शुरू किया गया, वो पारसियों के लिए, क्योंकि दादा भाई नौरोजी पारसी थे। ये बम्बई से आंग्ल गुजराती पेपर निकला था। बम्बई से निकला था आंग्ल यानी अंग्रेजी और गुजराती दोनों का समन्वय था, दोनों भाषाओं का। तो इसे याद रखेंगे। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है तथा ब्रिटिश सांसद में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय भी दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी ने भारत के प्रति व्यक्ति आय के पहले गणना किए थे। एक बुक बराबर पूछा जाता है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसमें भारतीयों के आय सबसे पहले 20 रुपया बताए थे दादा भाई नौरोजी। इसको भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास रिपोर्ट 21-22 के अनुसार 191 देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो 191 देश में उस समय 132 था, इसको अभी नहीं रटिएगा। अभी मार्च 2024 तक 193 देशों के सूची में भारत का स्थान 134 रहा, इसको भी याद रखिएगा। मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है दोस्तों? तो इसको याद रखेंगे, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। और यह 3 आधार स्तंभ इसका है निकालने का। 3 क्या है? तो लोगों का स्वास्थ्य है 1 नंबर, 2 नंबर लोगों का शिक्षा, और तीसरा नंबर जीवन प्रत्याशा, जीवन का स्तर, वहाँ के लोग कैसे जी रहे हैं। ये तीनों स्तर पे जो है मानव विकास रिपोर्ट निकलता है। मानव विकास सूचकांक या रिपोर्ट का माना जाता है आविष्कारक के तौर पर पाकिस्तान के एक अर्थशास्त्री थे महबूब उल हक। इनको याद रखिएगा कि महबूब उल हक को मानव विकास सूचकांक का अग्रणी माना जाता है, पुरोधा। यही सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए लोग वर्ल्ड को मानव विकास सूचकांक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु संख्या 35 वाले किस रासायनिक तत्व में तीक्ष्ण गंध लाल भूरा तरल होता है? तीक्ष्ण गंध होता है और लाल भूरा तरल वो होता है, तो ब्रोमीन होता है वो दोस्तों। ब्रोमीन के बारे में याद रखेंगे, अभी तो क्वेश्चन में दे दिया है कि इसकी परमाणु संख्या 35 होती है। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। और धातु की अगर बात पूछे तो धातु पारा होता है। पारा का परमाणु संख्या 80 होता है और पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। अधातु ब्रोमीन, धातु पारा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है। बहुत बार परमाणु संख्या पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको। पारा जो है विद्युत एवं ऊष्मा का चालक होता है दोस्तों, इसलिए इसे थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सी आत्मकथा संबंधित क्रिकेटर से सही ढंग से मेल नहीं खाती है?
तो दोस्तों प्लेइंग इट माई बे वीवीएस लक्ष्मण के द्वारा सही ढंग से मेल नहीं खाती है, क्योंकि प्लेइंग इट माई बे ये लिखा गया है सचिन साहब के द्वारा, जो भारत के एकमात्र क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत रत्न से नवाजा जा चुका है। तो प्लेइंग इट माई बे किनका लिखा हुआ है? सचिन तेंदुलकर का, जबकि वीवीएस लक्ष्मण के द्वारा 281 एंड इट्स बियॉन्ड ये वीवीएस लक्ष्मण के द्वारा लिखा हुआ है। बाकी सब सही है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव के द्वारा लिखा हुआ है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक युवराज सिंह के द्वारा लिखा हुआ है। क्रिकेट डिजिलाइट फुल मुश्ताक अली के द्वारा लिखा है। बिल्कुल सही सब मिला हुआ है। क्रिकेट का भगवान भी सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है, सबसे पहले मैथ्यू हेडन के द्वारा कहा गया है, जबकि विजडन पत्रिका को क्रिकेट का बाइबिल भी कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। दोस्तों याद रखेंगे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसको पहले हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी कहा जाता था, जिसको 1928 में HSRA को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को बनाने वाले उस समय के युवा क्रांतिकारी थे, जिसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव सिंह, मोहम्मद इकबाल ये सब सभी आते थे। सभी ने मिल के 1928 में इसकी रचना किया था। तो दिल्ली में हुआ था स्थापना। निम्नलिखित में किसे यूरोपीय नाट्य तकनीकों को भारतीय नृत्य शास्त्रीय नृत्य में अपनाकर एक मिश्रित शैली बनाने के लिए जाना जाता है? यानी कि क्वेश्चन सिंपल रूप से पूछा गया है कि इनमें से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो पश्चिमी सभ्यता को और भारतीय शास्त्रीय नृत्य को दोनों को मिक्सअप करके एक नया शैली बनाएं? तो उदय शंकर के द्वारा ऐसा किया गया है, जो भारतीय शैली को और पश्चिमी शैली को, पश्चिमी देशों की शैली को, दोनों के नृत्य को मिला के एक नया नृत्य शैली का इजाद किया है। यामिनी कृष्णमूर्ति का नाम आप लोग को बराबर एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसको रट लीजिएगा। ये कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों के पुरोधा हैं, दोनों के नृत्य करता है। जबकि सोनल मानसी ये उड़ीसा के हैं, इसलिए ओडिसी तो इनका फिक्स है। एक ओडिसी नृत्य और भरतनाट्यम ये भी दोनों का, भरतनाट्यम और ओडिसी। और यामिनी कृष्णमूर्ति का कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ का है दोस्तों? आंध्र प्रदेश का। जबकि और एक भरतनाट्यम भी, दोनों को ये करने वाले हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, ओडिसी उड़ीसा का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का प्रावधान करता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 74 जो है, इस क्वेश्चन को शॉर्ट में अगर देखते हैं तो सिंपल में कहा गया है कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति के कार्य में मदद के लिए प्रधानमंत्री को बोलता है कि एक मंत्रिपरिषद बनाइए और उसी मंत्रिपरिषद से राष्ट्रपति अपने कार्य का संचालन करेंगे और मदद लेंगे। तो अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 77 की बात करेंगे तो यही कहता है कि भारत सरकार के कार्य के संचालन के लिए एक मंत्रिपरिषद होना चाहिए। अनुच्छेद 71 क्या बोलता है? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित जो चुनाव होंगे और उससे संबंधित जो मामला जो भी होगा, उस मामला का वर्णन इसमें अनुच्छेद 71 में है। उससे जुड़े मामलों का डिस्कशन वगैरह ये सब होगा, अनुच्छेद 71 में वर्णित है। अनुच्छेद 72 है क्या? बहुत सारे लोगों को मृत्यु दंड या हार्ड कारावास हो जाता है, ऐसे में राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि उनके पास ये पावर है कि उस सजा को, मृत्यु दंड को रोक सके या कम कर सके या कठोर कारावास को कम कर सके। तो अनुच्छेद 72 ऐसा बोलता है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकार हुआ, जबकि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान में 22 भाग, 12 अनुसूची और 395 अनुच्छेद हैं। इसी को तोड़ मड़ोड़ के लोग बहुत सारे 400-500 पढ़ा देते हैं, जबकि है इतना ही, सिर्फ उप बना है
1 का 3, 1 का 4 ऐसे करते करते 500 हुआ है, लेकिन मेनली रूप से इतना ही है दोस्तों, 22 12 395। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का एक प्रमुख उद्देश्य है? सूक्ष्म वित्त संस्थान जो है भारत में, उसका मेन उद्देश्य क्या है? तो उस छोटे जो वित्त संस्थान है उसका मेन उद्देश्य है वित्तीय समायोजन को बढ़ावा देना और निर्धनता निवारण, गरीबी को दूर करना। इसी के अंतर्गत बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल बैंक खुलते हैं और छोटे छोटे प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए एमएसएमई स्टार्ट किए भी जाते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज वगैरह। इसी के तहत छोटे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ही भारत सरकार ने 8 अप्रैल 2015 में लॉन्च किया था, आप लोग पढ़े थे, मुद्रा योजना, MUDRA, मुद्रा योजना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीच बीच में ये सब से क्या होता है, क्षेत्रीय स्तर पे विकास होता है और देश का भी आर्थिक स्थिति बढ़ता है, आर्थिक गतिविधि बढ़ता है, इसलिए ये सब लॉन्च किया जाता है। अगस्त 2021 तक भारत में कितनी शास्त्रीय नृत्य शैलियां संगीत नाटक अकादमी द्वारा आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त थी? बराबर देखिए क्वेश्चन पूछता है, नृत्य का करके ही जाना है, नृत्य का जितना टॉपिक है पूरे कर लीजिएगा। कहता है अगस्त 2023 तक कितना शास्त्रीय नृत्य को मान्यता दे दिया गया था भारत संगीत नाटक अकादमी के द्वारा? तो टोटल 8, जो कि मैं बराबर सभी सेट में कराता हूँ कि भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। और अभी नया हाल में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा असम के सतारिया नृत्य को मिला है। संगीत नाटक अकादमी का स्थापना 1953-54 में हुआ था दोस्तों, इसलिए इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रक्रिया को कभी कभी न्यूनीकरण विभाजन कहा जाता है? क्योंकि यह शुक्राणु और अंडे बनने के लिए गुणसूत्रों की संख्या को समान संख्या से आधा कर देता है। यानी कि कहा गया है कि न्यूनीकरण विभाजन किस जो है विभाजन में होता है? तो कोशिका का विभाजन दोस्तों 3 प्रकार से होता है, असूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन। कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होता है, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन में शुक्राणु और अंडे बनने के लिए गुणसूत्र की संख्या हमेशा आधा हो जाती है। अर्धसूत्री, अर्ध मतलब आधा, याद रखेंगे ट्रिक के तौर पर कि अर्धसूत्री विभाजन में शुक्राणु और अंडा दोनों आधा हो जाता है। दोस्तों कोशिका विभाजन सर्वप्रथम 1855 में बिरचाउ नामक वैज्ञानिक ने देखा था, बिरचाउ, इसको भी याद रखेंगे। कोशिका शब्द जो सबसे पहले रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में दिया गया। और कोशिका सिद्धांत बराबर पूछा जाता है कि कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान 2 वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया। सबसे बड़ा कोशिका की बात करें तो दोस्तों सबसे बड़ा कोशिका जो है शुतुरमुर्ग के अंडे का है, जबकि मानव शरीर में सबसे बड़ा कोशिका पूछे कि कौन है तो अंडाणु है, अंडाणु। मानव शरीर में सबसे छोटा कोशिका पूछे तो शुक्राणु है। मानव शरीर में सबसे लंबा कोशिका पूछे तो न्यूरॉन की कोशिकाएं होती है, तो मानव शरीर का हुआ। ऐसे सबसे छोटी कोशिका पूछे तो माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा है, और सबसे बड़ा पूछे तो शुतुरमुर्ग के अंडे की है। तो इस तरह से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी, नवमुखी, ये सब ताल का नाम है दोस्तों। इसमें कहा गया है कि इसका रचना करने का श्रेय किस भारतीय संगीत दिग्गज को दिया जाता है? तो एम बाला मुरली कृष्णन को दिया जाता है। इन्होंने ही रचना किया त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी, नवमुखी ताल का। ऊपर में देखिए पंडित जसराज जी हैं। पंडित जसराज क्या थे? तो एक गायक थे और तबला वादक थे। बराबर बहुत सारे गायक या नर्तक का पूछ लिया जाता है घराना, जैसे तानसेन का ग्वालियर घराना था, पंडित बिरजू महाराज का जो है लखनऊ घराना था। तो उस तरह से इसको याद रखेंगे कि पंडित जसराज का जो है मेवाती घराना था। पंडित जसराज के लोकप्रियता का अनुमान आप इसी से लगा सकते हैं कि इतने बड़े सिंगर थे कि उनके नाम पर एक क्षुद्र ग्रह, जिसका की नाम था, क्षुद्र ग्रह का नाम है 300128, इस क्षुद्र ग्रह का नाम पंडित जसराज के नाम पर रखा गया। अब इस क्षुद्र ग्रह को पंडित जसराज क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। बड़े गुलाम अली ये गजल गायक, फेमस गजल गायक थे। इन्हीं के
एक छोटे गुलाम अली हुए जो अभी जिनका गज़ल हम लोग बराबर सुनते रहते हैं, फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल नीनो का तात्पर्य क्या है? एल नीनो एक गर्म जलधारा है दोस्तों। अगर इस बर्ड की बात की जाए तो एल मतलब होता है छोटा, नीनो माने बच्चा, जो कि स्पेनिश बर्ड है। स्पेनिश बर्ड, स्पेन में छोटा बच्चा को एल नीनो कहा जाता है। और इसको सर्वप्रथम 1600 के आसपास या 1610 के आसपास अमेरिकी मछुआरा सबसे पहले समुद्र में देखा था कि गर्म जलधारा बह रही है, और उसी का नाम इन्होंने एल नीनो दिया। एल नीनो से भारतीय मानसून भी प्रभावित होती है, क्योंकि भारत के साइड में उठने वाले प्रशांत महासागर में जो हवाएं होती है उसके प्रभाव को एल नीनो कम कर देता है, जिसके वजह से भारत में वर्षा कम होती है। बराबर बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एल नीनो का भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो एल नीनो का भारतीय मानसून पर प्रभाव विपरीत पड़ता है, मतलब भारत में वर्षा होने नहीं देती है। जबकि इसके विपरीत एक वर्ड आता है ला नीना। इसका मतलब होता है छोटी लड़की। जैसे एल नीनो मतलब छोटा बच्चा, छोटा लड़का, तो ला नीना मतलब छोटी लड़की। ये इसका विपरीत है एल नीनो का। ला नीना के माध्यम से भारतीय मानसून में बरसात होती है, इसको याद रखेंगे। तो एल नीनो क्या है? तो गर्म जलधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश गुवाहाटी के जो है कामाख्या मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में एक है। यह हर साल मानसून, जिसको मध्य जून के मौसम में आयोजित किया जाता है, जब मंदिर तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए 3 दिनों के लिए बंद रहता है। तो डैश गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर, तो अम्बुबाची का मेला लगता है दोस्तों गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में, और हर साल जून में लगता है। यह याद रखेंगे। कामाख्या माता के सम्मान में लगाया जाता है। कामाख्या माता के बारे में बोला जाता है कि कामाख्या माता वार्षिक मासिक धर्म से गुजर रही होती है। इसी उपलक्ष्य में यहाँ लगाया जाता है। दोस्तों, यहाँ गुवाहाटी में कामाख्या माता मंदिर में कोई भगवान का पूजा नहीं होता है, वहाँ कामाख्या माता का योनि का पूजा होता है। भारत में पहला मंदिर जहाँ योनि का पूजा होता है तो इसी को कामाख्या माता मंदिर में होता है दोस्तों, तो इसको याद रखेंगे। बाकी बिहू असम में मनाया जाता है, ये तो आप लोग जान ही रहे हैं। बैसागु पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है, और ये उत्तर पूर्व वाले स्टेट में मनाया जाता है। मी दम मी फी। कामाख्या, देखिए सेम क्वेश्चन आ गया। कामाख्या मंदिर किस शहर में स्थित है? ता कामाख्या शहर अभी जिसके बारे में पढ़े गुवाहाटी में है, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम क्वेश्चन ही दे दिया, जिसको पता होगा दोनों मार दिया होगा एग्जाम में। निम्नलिखित में कौन सा कथन सूक्ष्म वित्त संस्थान को सबसे अच्छी तरह परिभाषित करता है? ये क्वेश्चन भी बराबर रिपीट होते रहता है कि छोटे वित्त संस्थान क्या करते हैं, किस तरह से भारत को फायदा पहुंचाते हैं, या फिर इसको बनाने का उद्देश्य क्या है। इस तरह से करके क्वेश्चन घुमाते रहता है। तो सूक्ष्म वित्त संस्थान का क्या बेनिफिट है? तो यही कह रहा है, सूक्ष्म वित्त संगठन जो है गैर लाभकारी संगठन है, कोई लाभ सरकार से नहीं लेता है, जो कम आय वाले व्यक्ति और छोटे व्यवसायों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है, उसको ऋण मुहैया कराता है, ताकि छोटे छोटे उद्योग धंधे भारत में लगाए जा सके और भारत की आर्थिक गतिविधि तेज हो। इसके लिए सूक्ष्म वित्त संस्थान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? राज्य का जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसका स्रोत क्या है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का दिशा निर्देशन में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिखता है। उसी के आधार पे भारतीय संविधान में आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया। आयरलैंड किससे लिया दोस्तों? तो आयरलैंड जो है स्पेन के संविधान से लिया, स्पेनिश संविधान से। राज्य की अगर नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करें तो राज्य को चलाने के लिए कुछ नीति और निर्देशक दिए गए हैं कि राज्य के नागरिकों को क्या कर्तव्य है राज्य के प्रति, उसमें दिखता है सभी नियम कानून, इसीलिए उसको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बोलते हैं। इसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक के वर्णन है, इसको याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 जनवरी को संविधान के उद्घाटन की तारीख के रूप में चुना गया था, क्योंकि 1930 में इसी तारीख को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने डैश का खुलासा किया था। तो उसी दिन पूर्ण स्वराज आंदोलन की खुलासा किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया था और 26 जनवरी 1930 में स्वराज घोषित किया था। और इस तारीख को भूल न जाए लोग, इसलिए 26 जनवरी को जो है संविधान के उद्घाटन के तारीख के रूप में चुना गया। भारत छोड़ो आंदोलन की अगर बात करें तो 8 अगस्त 1942 में मुंबई के ग्वालियर टैंक से महात्मा गांधी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसमें उन्होंने करो या मरो का नारा दिया कि कुछ करो, अंग्रेज के लिए यानी आज़ादी के लिए लड़ो, या फिर देश के लिए कुछ करो या मरो, जिंदा रहना बेकार है, इसलिए कुछ करो या तो मरो। खिलाफत आंदोलन की अगर बात करें तो मोहम्मद अली एवं शौकत अली के द्वारा 1919 में लखनऊ से स्टार्ट किया गया इसको, और उस समय तुर्की में खलीफा पद को ख़त्म करने के लिए जो काम किया जा रहा था उसके विरोध में भारत में किया गया था ये। नमक सत्याग्रह की अगर बात करें तो 12 मार्च 1930 को साबरमती से स्टार्ट किया गया दांडी तक की एक यात्रा, जो 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून भंग करने के साथ ख़त्म हुआ। इसमें गांधी जी के द्वारा 387 किलोमीटर पैदल चला गया 24 दिनों में, और गांधी जी के साथ 78 अनुयायियों ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द गाइड 1958 में भारतीय लेखक डैश द्वारा अंग्रेजी में लिखा गया एक उपन्यास है। तो द गाइड 1958 में लिखा गया, भारतीय लेखक किनके द्वारा? तो आर के नारायण के द्वारा लिखा गया। अच्छा, नीरद सी चौधरी की अगर बात करें तो इनका फेमस बुक का नाम है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन, एक अनजान भारतीय के द्वारा, एक अनजान भारतीय का ऑटोबायोग्राफी, ये नीरद चौधरी लिखे थे। खुशवंत सिंह का तो फेमस बुक आप लोग सब लोग जानते हैं, ट्रेन टू पाकिस्तान, जिस पे फिल्म भी बन चुका है, आप देखिएगा यूट्यूब पे, इस पिक्चर भी है, ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह का। मुल्क राज आनंद का अगर बात करें तो 1936 में इनका फेमस बुक एक आया था, कुली आया था 1936 में। और लास्ट क्वेश्चन आज का करते हैं। 13वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई? तो 13वां जो हॉकी इंडिया द्वारा सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप खेला गया वो आंध्र प्रदेश में खेला गया। ये तो चूंकि हो चुका है इसलिए करेंट क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं कि अभी हाल फिलहाल में क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि भारत में हॉकी का विश्व कप 2023 खेला गया, पूछ सके एग्जाम में, इसलिए इसको याद रखिएगा। उड़ीसा के भुवनेश्वर में हुआ और राउरकेला में बिरसा मुंडा, और भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम, दोनों में हुआ था 2023 का हॉकी का विश्व कप, भारत के द्वारा मेजबान किया गया, जिसमें विजेता जर्मनी रहा, जर्मनी देश, जबकि उप विजेता की अगर बात किया जाए तो इसमें बेल्जियम रहा, याद रखेंगे। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष अभी कौन है? तो मोहम्मद तैयब इकराम जी हैं। इकराम, कोई भी नाम का लास्ट पक्का रटिएगा, क्योंकि आगे वाला शॉर्ट में जैसे दे देता है, जैसे BVR सुब्रमण्यम लिख दिया, चाहे MS स्वामीनाथन का शॉर्ट में नहीं करेगा दोस्तों, MS को कर देगा, तो इसलिए लास्ट वाला नाम पूरा याद रखिएगा, शुरू में रहे चाहे नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का जो है अध्यक्ष मोहम्मद तैयब इकराम है, जबकि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष, अच्छा आप लोग कमेंट करके इसको बताइएगा, लास्ट क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइएगा कि हॉकी इंडिया का अध्यक्ष कौन है। ट्रिक के तौर पर याद रखेंगे, उनके नाम में तिर्की लगा हुआ है, पूरा नाम आप लोग कमेंट कीजिए कौन तिर्की हैं। तो आज का सेट यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर से एक नए सेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।